Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature Bilingual. आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग के बारे में कि रुडयार्ड किपलिंग कौन थे। बेसिकली ये विक्टोरियन एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स में से एक राइटर कंसीडर किए जाते हैं और इनको डिस्कस करना हमने हमारे आज के लेक्चर के अंदर। और जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है रुडयार्ड किपलिंग कौन थे, थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, उनकी पब्लिकेशन डेट क्या है, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था और इनके जो इम्पोर्टेंट थीम है वो कौन से हैं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आज के रिस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है उसको हम करते हैं शुरू। रुडयार्ड किपलिंग 30 दिसंबर 1865 में ये पैदा हुए और इनकी डेथ 18 जनवरी 1936 में हो जाती है। ये वो राइटर है जिनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला था। इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1907 में मिला था। ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे, पोइट भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। ये ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए और जिस जगह पे ये पैदा हुए वहाँ से इनको बहुत सी इंस्पिरेशन मिली। किस चीज़ के लिए? अपने वर्क्स को लिखने के लिए। और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट वर्क इनका किम है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के बैकग्राउंड में लिखा गया हुआ है। एनी हाउ इनकी अगर इंडिया के साथ कनेक्शन की बात की जाए तो बेसिकली इनकी डीप पर्सनल कनेक्शंस हैं इंडिया के साथ। ये वहाँ पे ही पैदा हुए, वहीं पे ही बड़े हुए, स्पेसिफिकली मुंबई में, ठीक है। मुंबई से इनके कनेक्शन ज़्यादा क्लोज है क्योंकि इनकी जो बर्थ हुई थी वो मुंबई में हुई थी। इसको बम्बई भी कहा जाता है, बॉम्बे भी कहा जाता है, सॉरी। जब किपलिंग जो थे 5 इयर्स ओल्ड के थे, इनको इंग्लैंड में भेज दिया गया वापस, जहाँ पे ये 6 से 16 इयर्स तक स्कूलिंग अपनी गेन करते रहे, अपने एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद ये इंडिया वापस आ गए और जब ये इंडिया आए तो इन्हें यहाँ पे आकर लाहौर में, ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, ठीक है, पार्टीशन से पहले वाले इंडिया की। तो इन्होंने वहाँ पे लाहौर में एज अ जर्नलिस्ट अपनी जॉब कंटिन्यू की, वहाँ पे ज्वाइनिंग करके, जहाँ पे इनके फादर जो थे वो एज अ क्यूरेटर ऑफ द कल्चरल म्यूज़ियम के तौर पे काम किया करते थे। इसके बाद अगर किपलिंग के राइटिंग कैरियर की बात करें तो उसने सब्सिक्वेंटली 6 इयर्स लिए हैं डेवलपमेंट में और उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की। जब इनकी अर्निंग इनफ हो गई, ठीक है, कि इतनी अर्निंग हो गई कि दोबारा से लंदन जा सकते थे, तो 1889 में ये लंदन चले गए और वहाँ जाके इन्होंने अपना जो लिटरेरी करियर था उसको कंटिन्यू रखा, उसका स्टार्ट लिया एक स्पेशल वे में, एक अच्छे तरीके से। और जब ये लंदन गए तो इन्होंने अपना वर्क किम प्रोड्यूस किया जो कि 1900 से 1901 की ड्यूरेशन तक चला, सीरियल की फॉर्म में वर्क आया था। इसके अलावा भी किम ने कई रिमार्केबल और कई इंपॉर्टेंट वर्क्स प्रोड्यूस किए। ये एक पॉपुलर नॉवलिस्ट थे अपनी डे के, अपने टाइम पीरियड के। लेकिन जो इनका किम था वो इनके बाकी वर्क्स के अंदर एक यूनिक वर्क कंसीडर किया जाता था। इसके अलावा 1907 में इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला। इन्होंने फिर नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर रिसीव करने के बाद अपनी अटेंशन जो थी वो पोएम्स और शॉर्ट स्टोरी की तरफ दे दी थी। मतलब इन्होंने पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दी थी और 1910 में इन्होंने वॉल्यूम ऑफ पोइट्री प्रोड्यूस किया था जिसके अंदर इनकी एक पोएम इफ़ भी इंक्लूड थी जो कि इनका एक मास्टरपीस काउंट होती है। एनी हाउ किपलिंग जो थे वो अपनी डेथ तक यानी कि 1930s तक लिखते रहे। इन्होंने अपनी जो राइटिंग थी उसको नहीं छोड़ा था अनटिल हिज फाइनल ईयर्स। लेकिन जो इनके वर्क्स ने रेपुटेशन गेन की थी अपने पीक ईयर्स में, यानी कि जो इनके करियर के पीक टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जिन्होंने वर्क्स प्रोड्यूस किए थे, जो पॉपुलैरिटी उन्होंने उस टाइम पे गेन की थी, वो पॉपुलैरिटी इनके जो इन्होंने बाद में वर्क्स लिखे थे उन वर्क्स ने इतनी गेन नहीं की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इनकी लाइफ के और इनकी लिटरेरी करियर के अबाउट। अब हम बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स की। इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है द जंगल बुक है जो कि 1894 में पब्लिश्ड हुआ। उसके बाद है जस्ट सो स्टोरीज जो कि 1902 में, किम जो कि 1901 में पब्लिश्ड हुआ। फिर है शॉर्ट स्टोरी द मैन हु वुड बी किंग जो कि 1888 में पब्लिश्ड हुआ। राइटर के इनके अलावा भी बहुत से वर्क्स हैं जो स्क्रीन पे आपके सामने शो किए गए हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इनके जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किए हैं। एनी हाउ इनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनमें मेंडले जो कि 1890, गंगा दिन 1890,
द गोड्स ऑफ द कॉपी बुक हेडिंग्स 1990। उसके बाद है द वाइट मैन्स बर्डन जो कि 1899। उसके बाद इफ जो कि 1910 में पब्लिश्ड हुई। ये हमारे राइटर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। अब इनकी स्टाइल की बात की जाए और थीम्स की बात की जाए तो इनका जो स्टाइल था वो इनकरेजिंग टोन रखता था, क्योंकि जब किपलिंग छोटे थे राउंड अबाउट 5 ईयर्स जैसा कि हम जानते हैं, तो इनको भेज दिया गया था लंदन में, इंग्लैंड में फॉर स्कूलिंग। तो लंदन में जब ये गए, इनको फॉस्टर होम में रहना पड़ा अपनी यंगर सिस्टर के साथ। वहाँ पे ये जब रह रहे थे तो उस ड्यूरेशन में इनके फॉस्टर मदर और इनके जो फॉस्टर ब्रदर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था उनको। तो ये टाइम जो था इनके चाइल्डहुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टाइम था, जिन्होंने इनकी राइटिंग के ऊपर, इनके राइटिंग स्टाइल के ऊपर ग्रेटली इम्पैक्ट किया। मतलब इन्होंने बहुत कुछ सीखा उस टाइम पीरियड से। और उसके बाद ये वापस आ गए इंडिया, जहाँ पे ये अपने पेरेंट्स के साथ रहने लग पड़े थे। ठीक है, तो वो जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला और दैट इज़ वाई जो इनकी टोन है वो इनकरेजिंग टोन है, जो अपनी राइटिंग के थ्रू लोगों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फर्दरमोर इनकी जो राइटिंग है वो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है, जो ये स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल मतलब ये ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। इन्होंने बहुत सी प्लेसेस पे ट्रैवलिंग की और वो जो ट्रैवलिंग थी वो इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का एक बेस बन गई। मतलब इनकी जो मोस्टली शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो इनके ट्रैवलिंग के ऊपर बेस कर रही होती हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हम लोग को नज़र आ रहे होते हैं, जैसा कि अ ट्रिप अक्रॉस अ कॉन्टिनेंट। इस तरह से और भी वर्क्स हैं जो कि इनके एडवेंचर के ऊपर बेस करते हैं। फर्दरमोर पेट्रियोटिक, इनका जो स्टाइल है वो एक पेट्रियोटिक स्टाइल है। पेट्रियोटिज्म और इम्पीरियलिज्म बहुत डोमिनेंट है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे पेट्रियोटिज्म के लिए और इम्पीरियलिज्म के लिए। फर्दरमोर जो इनका ये पेट्रियोटिज्म और जो इम्पीरियलिज्म और इनकी स्टोरीज़ के अंदर भी हम लोग को नज़र आता है, जैसे कि द रेस्क्यू ऑफ पफल्स, उसके बाद अ वे साइड कॉमेडी। ठीक है, ये इनके कुछ वर्क्स हैं। फर्दर जो किपलिंग है, उन्होंने अपनी कई बुक्स के अंदर, कई स्टोरीज़ के अंदर मिलिट्री के बारे में भी बात की हुई है और किपलिंग को स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी कहा जाता था। ये अपनी राइटिंग के अंदर ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इन्होंने खुद कभी भी ब्रिटिश मिलिट्री के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हाँ, ये है कि इनका एक बेटा था, ओल्डर सन, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर मारा गया था। क्लियर? तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनकरेजिंग टोन, ऑटोबायोग्राफिकल और पेट्रियोटिक। ये तीनों फीचर्स इनके स्टाइल के अंदर नज़र आते हैं। इंपॉर्टेंट थीम्स की बात कर ली जाए तो लव, डेथ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, नेचर, ब्यूटी, एजिंग, डिज़ायर, आइडेंटिटी, सेल्फ, लॉयल्टी, रेस, कनिंग एंड क्लेवरनेस, अपीयरेंसेस, फॉरेननेस, द अदर, यूथ, ड्यूटी, स्पिरिचुअलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इनकी राइटिंग है जो कि हम लोगों को मोस्टली इनके ओवरऑल वर्क्स के अंदर, जितने भी इनके वर्क्स हैं उनके अंदर नज़र आएंगे। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।